या सुनेंगे तो अंत में आपको ये पता चलेगा कि ये नया रास्ता किस पर आधारित था। ये आज की पुरानी समस्याओं से, जो हमारी प्रथाएं चली आ रही थी, शायद किसी समय वो अच्छी भी होंगी, पर अभी वो गलत रास्ते उसके बन चुके हैं। समझ ही गए होंगे कि वो दहेज प्रथा के ऊपर है। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए आज भी उतनी ही भयानक है। बेशक बहुत ज्यादा हम पढ़ लिख चुके हैं, पर फिर भी लोग उसका विरोध नहीं करते। उसको चुपचाप सहन करते जा रहे हैं और आज भी ये प्रथा घरों में चल रही है। तो कहानी में यहाँ हम देखेंगे कि कौन-कौन से पात्र हैं। पात्र आप अंत में अपने आप लिखोगे। जैसे-जैसे हम ये कहानी आगे बढ़ाएँगे, आप एक पेन और पेंसिल लेकर अपनी पुस्तक में जो-जो भी कैरेक्टर पात्र वो हैं, जो कैरेक्टर इसमें आते जाएँगे, उनको अंडरलाइन करते रहना, ताकि हमें बाद में ये पता चले कि उसके इसमें कितने कैरेक्टर थे और उनके बारे में हमें लिखना भी है, उनकी आदत, उनके चरित्र की विशेषता, वो साथ-साथ हमने जानते रहना है। तो एक बार सिर्फ़ मैं उनके पात्र बता देती हूँ कि कौन-कौन से इसमें मुख्य कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। जो कहानी जिसके आस-पास घूमती है, वो नाम है मीनू और दूसरा है अमित। सारी कहानी उन्हीं के आस-पास घूमती हुई दिखाई देगी और इसके अलावा हैं दयाराम, जो परिवार के मुखिया हैं। मतलब मेन जो सदस्य हैं वो हैं, बड़े हैं। मीनू दयाराम की बड़ी बेटी है और रोहित दयाराम जी का छोटा बेटा है। और आशा दयाराम जी की छोटी बेटी। पहली बेटी कौन-सी बताई? मीनू और ये आशा। और एक राजो नाम की है, जो मेहरी की, जो उनकी सर्वेंट है, उसकी बेटी है। मनोहर राजो का विकलांग, जो हैंडीकैप, उसका कज़न है, चचेरा भाई है। आलोक है आशा का पति। नीलिमा मीनू की सहेली। मीनू के आस-पास जो घूमने वाले चरित्र हैं, उनके नाम हैं ये। और सुरेंद्र है नीलिमा का पति। अगे अभी आप लिखना चाहें तो लिखते जाओ, या फिर जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसके साथ-साथ आप जो भी चरित्र आ रहे हैं, जो-जो नाम आ रहे हैं, आप उनको अंडरलाइन करते जाना। अनूप नीलिमा का बेटा है। अमित, जिसके बारे में बार-बार बोल रही हूँ, ये अमित जो मेन चरित्र है, मेन कैरेक्टर है, उसका नाम अमित है। मायाराम अमित के पिता हैं। धनीमल शहर के धनी आदमी है एक। सरिता धनीमल की छोटी बेटी। माया मीनू की सहपाठी, मतलब उसकी जो साथ पढ़ने वाली है। और बहुत सारे पात्र हैं कि जो मीनू के पड़ोसी हैं या उनके आसपास जो संपर्क में आते हैं, वो इसके मुख्य चरित्र आपको दिखाई देंगे। तो जैसा कि आईसीएसई बोर्ड में होता है, कभी भी लेखक, कवि, अ, इनके बारे में, एकांकीकार, उनके बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाते। सिर्फ जो उनके द्वारा लिखित कहानी, कविता, उपन्यास, एकांकी जो भी होती है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में नया रास्ता का पहला जो जहाँ से शुरू किया गया है, वो हम शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें कई शब्द आपको बार-बार पढ़ने तो नहीं पड़ेंगे, पर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हमें अपने आप अर्थ समझने में आता रहेगा। उपन्यास में क्या होता है कि एक ही कहानी अंत तक चलती है और उसका अंत कैसा होता है, सुखद होता है या उसमें क्या-क्या विशेषताएँ आती हैं, वो साथ-साथ चलती रहती हैं। सामाजिक घटनाएँ हैं ये इसमें। नया रास्ता एक सामाजिक, पारिवारिक उपन्यास है। अगर इसकी विशेषता पूछी जाए, तो हम पहली लाइन ये लिख सकते हैं। क्योंकि हर एक लाइन में एक प्रश्न, एक नहीं 2-3 मैं कहूँगी कि वो छुपे ही रहते हैं। इसलिए ध्यान से जब भी नॉवल भी पढ़ते हो, उपन्यास ये पढ़ते हो, तो एक-एक लाइन
ध्यान से पढ़नी है और तुम्हें समझ आनी चाहिए। मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल भाषा है इसमें, पर हमें कैसे जुड़े रहना है, कैसे कहानी आगे आएगी, कभी पीछे आएगी, कभी उसका बैकग्राउंड बताया जाएगा, जैसे मूवीज में देखते हैं ना, वैसे ही ये कहानी है। तो यौवन की दहलीज पर खड़ी नव यौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। पहली ही लाइन आप बोलोगे कोने से बड़े बड़े शब्द दे दिए। तो नीलिमा नाम है, वो एक जो दर्पण, मिरर को बोलते हैं, शीशे को बोलते हैं। और जब एकदम वो यंग है, जवान है, तो अ, दहलीज बोलते हैं, दरवाजे के बीच में जैसे खड़े होते हैं, पर यहाँ पर इसका अर्थ वो है कि वो एकदम अ, जवानी की दहलीज पर है, जवान हो चुकी है और अपने जो चेहरा है शीशे में देख रही है। यहाँ से समझ आ जाएगी तो आगे भी आप ये चीजें सारी समझते जाओगे। और दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। जैसे सभी, अभी तुम लोग भी टीनेजर हो, शीशे में देखते हो तो हाँ, अपने आप को निहारते हो, सुंदर लगते हैं, कैसे लगते हैं, वो हम करते हैं, यहाँ भी वही चल रहा है। और जब वो ये शीशा देख ही रही थी, तो उसकी सहेली मीनू, मैंने क्या बताया था, मीनू एक जो मुख्य कैरेक्टर है, यहाँ पर उसका आगमन हो चुका है। पहला है नीलिमा और दूसरा मीनू। अब मीनू ने वहां आकर उसकी आंखों पे एकदम, जैसे अपने दोस्तों के साथ करते हुए, उसकी आंखों पे हाथ रख दिए। और मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर, आंखें बंद करने पर नीलिमा को एक अजीब सा एहसास हुआ, थोड़ा अलग लगा। और शायद उसका रीजन भी यहाँ आपको पता चल जाएगा। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। एकदम से खुशी से उसने आंखें, खुशी से उसकी आंखें बंद की थी, तो आकर वो सामने आ गई। और तो उसने नीलिमा ने पूछा था, आज बहुत खुश दिखा रही हूँ, क्या दिखाई दे रही हूँ, क्या बात है? तो उसने अभी जो राज था वो बताया। बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है। यहाँ दोनों इनके अपने अपने जो सहेलियां हैं, अपनी शादी की बात, अपने हर खुशी गम वो शेयर कर रही हैं। तो उसने बोला कि मेरा फोटो मेरठ वालों को, मेरठ वाले यानी लड़के वाले, यहाँ पर वो बात चल रही है कि लड़के वालों को पसंद आ गई है और कल वो हमारे घर आ रहे हैं। और कुछ ही बात सोचते हुए मीनू के चेहरे पर एकदम उदासी भी आ जाती है। उसका भी तो रीजन होगा ना, हम आगे जानेंगे वो। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए कि पहले भी बहुत सारे लड़कों ने उसको देखा था, उसके घर आए थे और उसको पसंद नहीं किया गया था। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला आई। अतीत मतलब जो पास्ट में हुआ था, स्मृतियां मतलब जो यादें थी, जो कुछ उसके साथ घटने घटी थी, तो वो सोच के एकदम उसकी आंखों में पानी आ जाता है। और नीलिमा को भी बात समझ आ गई कि इसके वो खुश तो हो रही है, पर बाद में उदास हो रही है कि कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो अभी नीलिमा उसकी सहेली है ना, तो उसको समझ आ गई ये बात। तो उसने मीनू का ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरह से उसके सामने बैठ के फोटो खिंचवाने लगी, ताकि वो इस बात को भूल जाए। और एक एक करके फिर उसको दिखाने भी लगी। अभी जिसमें दिख रहा है कि जो नीलिमा थी सुंदर थी और उसके फोटो भी बहुत सुंदर आए हुए थे। तो यहाँ पर मीनू उसको बोलती है कि ईश्वर ने तुम्हें फुर्सत में बैठकर बनाया है। नॉर्मली बोला जाता है, नहीं बोलते कि जो बहुत सुंदर हो, बोलते हैं हाँ, भगवान ने तो आपको अपने हाथों से बनाया है। तो यहाँ भी दोनों सहेलियां वैसे ही बात कर रही। तो और फिर बोलती कि नैनक्श, मतलब तुम्हारे जो फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं और रंग भी गोरा है, और जो तुमसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, ये बहुत किस्मत वाला होगा। ये बातें आपस में दोनों सहेलियां कर रही। और मीनू के मुंह से अभी नीलिमा को जब ये प्रशंसा भरे शब्द मिलते हैं, वो सुनती है तो बहुत खुश होती है। और पर उसे, जो मीनू के अंदर जो उसके आप उसकी अपनी पीड़ा है, जो अपना दुख है, वो भी उसे समझ आ रहा है कि ये बात बोल रही है पर उसको दुख हो रहा है। शायद हम शायद शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि मीनू के
रंग रूप की व्याख्या अभी यहाँ नहीं की गई है, शायद वो उतनी सुंदर नहीं है। तभी जब ये दोनों बातें ही कर रही थी, तो मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की माँ कमरे में आ जाती हैं और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज एमए का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया था। और रोहित जो है वो जो परीक्षा का परिणाम का अखबार लेके आया था। स्टूडेंट्स, ये बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी तो आप लोग नेट से हर रिजल्ट देखते हो अपना कि रिजल्ट आया है, रोल नंबर डालो, हम बोर्ड की साइट पे जाते हैं निकाल लेते हो। पर पहले ऐसा नहीं था। तब न्यूज़पेपर में, अखबार न्यूज़पेपर, उसमें रिजल्ट आता था और सभी अपने रोल नंबर वाइज अपना फेल पास उसमें लिखा रहता था। तो यहाँ भी अखबार में रिजल्ट आया है और दोनों ने एकदम से न्यूज़पेपर पकड़ लिया। किस-किस ने? नीलिमा और मीनू ने। और यहाँ जो मीनू है, वो प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में, मतलब उसकी सेकंड डिवीजन आई थी और मीनू की फर्स्ट डिवीजन आई थी। और जो माँ ने दोनों को मुंह मीठा करवाया, मिठाई खिलाई कि दोनों पास हो गई हैं और उनको ब्लेसिंग्स दी। और मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुःख के भाव उभर रहे थे। जब हमने देखा ना कि फ़ोटो दिखा रही है, फिर उसको लग रहा है कि लड़के वाले पता नहीं पसंद करेंगे या नहीं। तो अब वो जो उसकी फीलिंग्स थी, जिसमें वो थोड़ा अपने आप को लो फ़ील कर रही थी, यहाँ पर वो खुशी में बदल गई, क्योंकि रिज़ल्ट आ गया था और बहुत रिज़ल्ट अच्छा आया था उसका। और बहुत ही खुश हो रही थी। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई। फूला न समाना एक मुहावरा है। आप देखना और उसके वाक्य में अ, परिवर्तित करना, वाक्य बनाना, क्योंकि जो मुहावरे हैं बोर्ड में हमारे आते ही हैं। और जब हम कोई भी कहानी या उपन्यास, एकांकी पढ़ते हैं, तो जो मुहावरे होती हैं उसको अंडरलाइन करते जाओ, ताकि हमारे पास मुहावरों का भंडार भी साथ-साथ इकट्ठा होता रहे। और नीलिमा जो मीनू है नीलिमा के एकदम गले लग के, जैसे सभी खुश होते हैं ना, वहाँ भी दोनों सहेलियाँ बहुत खुश हो रही हैं। और मीनू प्रसन्नचित्त, मतलब एकदम खुशी से अपने घर चलेगी भागते हुए। परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का उदास चेहरा घूम रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उसको डर था कि जो लड़के वाले उसके नापसंद न करते। पसंद नापसंद अपोजिट, ये इसका देख लेना। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल न हो सकी। आंखों से ओझल न होना कि वो कि जो उसके सामने जो उसको दिखाई दे रहा था कि वो भूल नहीं सकी। और नीलिमा यहाँ पे भी गुनगुनाने लगती है खुशी में ही वो, कभी सुख है, कभी दुःख है, अभी क्या था, अभी क्या है। और गुनगुनाते हुए अब खुशी से जो कमरे में, यहाँ पर एक ऐसे फोटुओं लिखा है, फोटो लिखा हुआ ऐसा नहीं है, पर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या भाषा को एक जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हुए जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही यहाँ लेखिका ने प्रयास किया है, कोशिश की है। अभी एक हम पढ़ चुके कि पहले अध्याय में या पहले जो अंक था उसमें क्या हुआ, रिजल्ट आया है, मुख्य-मुख्य बातें यहाँ पे ध्यान देनी है। मीनू को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, पर उसको डर है कि कहीं उसको नापसंद ना किया जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। अभी दूसरे दिन का हम देखते हैं कि दूसरे अंक में क्या है। अभी जब पहला पढ़ा है उसमें से कुछ प्रश्न छाँटना, उसके करैक्टर उसके ऊपर निशान लगाना। दूसरे में देखते हैं, दूसरे दिन प्रातः ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो गई। हमने पिछले अंक में पढ़ा ना कि मीनू के को देखने के लिए आने वाले हैं, उसका रिश्ता होने वाला है, तो घर की साफ-सफाई शुरू हो गई है। और सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल भी होता है देखने के लिए, इतनी नॉर्मल भी कोई
अगर हमें पता होता है कि कोई मेहमान आने वाले, गेस्ट आने वाले हैं, तो घर की साफ-सफाई की जाती है और सारे घर को व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित मतलब एकदम अरेंज करके रखा जाता है और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, मतलब बहुत सारी डिशेज़ बनाई जाने लगी अभी और बाज़ार से भी मिठाइयाँ आई और सब मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे, दरवाजे की तरफ देख रहे थे और मीनू की माँ को आशा थी कि अभी जो रिश्ता है, वो उसका हो ही जाएगा। क्योंकि पहले बहुत बार रिजेक्ट हो चुके थे, पर यहाँ पर जब पता चलता है कि मेरठ में हुई होने वाला जो रिश्ता था, वो उनको पसंद आ गई है फ़ोटो, तो आज वो आने वाले हैं, घर पे तैयारियाँ हो गई हैं और माँ बहुत सारी मन्नतें माँग रही है। जैसे हम भगवान से माँगते हैं ना कि हे भगवान अभी ये काम हो जाए, तो यहाँ एक लड़की की शादी के लिए घर पे मन्नत मानी जा रही है, उन भगवान से प्रे किया जा रहा है कि मना ना हो जाए। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ ही देर बाद दरवाजे पे डोरबेल जो बजी है और रोहित दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। मेहमान आ गए हैं अभी कि उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। अभी यहाँ कौन-कौन आया है मीनू को देखने के लिए? अमित, उसके पिता मायाराम, माताजी, छोटी बहन मधु आए। इतने सारे कैरेक्टर, बहुत सारे पात्र अभी यहाँ प्रवेश कर गए। नॉवल में भी कर गए हैं और उनके घर में भी प्रवेश कर गए। और देखा कि घर में उनकी जो आवभगत की जा रही है, उनका जो स्वागत किया जा रहा है, वो किसी तरह की कमी नहीं। और जो सभी लोग, जो परिवार के सभी लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा करते मतलब कि उनके लिए कोई पानी ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई खाने का इंतज़ाम कर रहा है और ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उनके घर पे भगवान ही आ गए हैं, कोई देवता ही आ गए हैं। और अंत में जब खाने-पीने के बाद हाथ में सौंफ, इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया। किसको देखने के लिए आए हुए हैं? मीनू को। अभी मीनू के जो चरित्र की थोड़ी-सी हम बताएँगे, यहाँ पहला ही हम दिख रहे हैं सांवले रंग। ये हम उसके चरित्र में जो लिखना होता है वो हम लिख सकते हैं। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। कौन? मीनू। और लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक तो वो वहाँ बैठी रही चुपचाप और फिर अमित ने मीनू से बातें करनी शुरू कर दी। अमित मीनू को रिश्ते के लिए बात करने के लिए आया हुआ है। अमित से मीनू की शादी की बातचीत चल रही है। तो अभी वो पूछ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है? तो बोलती है हाँ, फर्स्ट क्लास मेरा आया है। तो आपस में वो बातचीत की वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं पूछता है किस घर के किस-किस कामों में आपको इंटरेस्ट है? तो उसने बोला सभी काम आता है कि घर का सिलाई, बुनाई, खाना बनाना, पेंटिंग सभी कर लेती हूँ। तो अभी अमित उससे पूछता है कि संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली में कि तुम मेरे माता-पिता और बहन के साथ रहना पसंद करोगी? तो मीनू ने बोला हाँ, उसने मना नहीं किया। तो अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि जो भी लड़की हो, उसके माता-पिता के साथ अच्छे से रह सके, उसका रिस्पेक्ट करे और जब मीनू ने हाँ कही तो उसको बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक उसके रंग-रूप का सवाल था, सांवला बोला है ना, सांवला थोड़ा-सा कि एकदम व्हाइट मतलब गोरा रंग नहीं, व्हिटिश कलर जो बोलते हैं वैसा वाला था। तो अमित को उ उस कलर से उसके कोई अ, गलत उसको नहीं लगा, अच्छा लगा और कि एकदम इनोसेंट वो दिख रही है, भोला-सा चेहरा है, तो वो उस उसको अच्छा लगा। और तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित कमरे में आते हैं। अमित के माता-पिता भी कमरे में आ गए थे और आशा को देखकर सबकी नज़रें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई। अभी आशा कौन है? मीनू की बहन है, जो मीनू से ज़्यादा खूबसूरत है और वैसे भी जो सब जगह जब वो अंदर प्रवेश करती है तो सबका चेहरे उसी की तरफ उठते हैं कि वो उससे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अमित व माता-पिता ने आशा से भी कई बातें की, उससे प्रश्न पूछे
और आशा हँस-हँस कर सबके जवाब दे रही थी, सबके साथ घुल-मिल रही थी, पर मीनू की माँ को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि अगर डर वही था कि कहीं मीनू को मना ना कर दें और आशा के साथ वो शादी के लिए बोल ना दे कि हमें ये लड़की ज़्यादा अच्छी लगी है, ये ज़्यादा सुंदर है, कहीं उसका कंपैरिज़न ना हो जाए। जब लड़का-लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है। मतलब एक उनके वो चल रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता होगा या नहीं। तो और मीनू को कई बार नापसंद किया जा चुका था। कई बार ऐसा था कि उसको पसंद नहीं किया गया था, इसलिए वो ज़्यादा भी घबरा रही थी कि सब बात हो जाए तो कहीं उसको पसंद ना किया जाए। और दूसरी ओर जो आशा है, आशा जो उसकी सिस्टर है, वो वो सबसे अच्छी तरह बात भी कर रही थी और तभी माँ ने, किसकी माँ ने? आशा और मीनू की माँ ने उसको बाहर बुलाया और कहा, "आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही?" मतलब अभी उनको ये लगा कि ये बातें करेगी, तो ये ना हो कि इसका रिश्ता मीनू का हो ना। तो वो उसको अंदर भेज देती है। तो अब आशा को तो समझ नहीं आता कि उसको क्यों रोका जा रहा है, तो वो अभी क्या ही जवाब देती। तो उसने जैसे बचपने की जैसे बात की, उसने बोला कि माँ ने बोला कि इतना क्यों हँस-हँस के बात कर रही थी? तो उसने बोला, "क्या रोकर जवाब देती मैं?" और अपने ऐसे जो बचपने की जैसी हरकत करते वो उसने माँ से ही कहा। अभी ऐसी हरकत को देख के माँ को बहुत गुस्सा आया और बोली कि तुम अंदर जाके बैठो और बाहर नहीं आना। अभी माँ के कहने पर आशा कमरे में चली गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। और अंदर जाकर बात करने में नुकसान है कि अगर रिश्तेदार आए हैं, कोई आए तो उसको भी तो बात करनी है ना। तो पर उसे समझ नहीं आया कि माँ ने ऐसा क्यों किया और चुपचाप अंदर चली गई। और कुछ टाइम बाद जब मेहमान जाने लगे, तो दयाराम जो मीनू के पिता हैं, उन्होंने अमित के पिता से पूछा कि आपका क्या जवाब रहा? कि आपने क्या डिसीज़न लिया रिश्ते के लिए? तो उन्होंने कहा कि हम घर जाकर आपको थोड़ा आपस में बातचीत करके हम आपको लेटर लिख देंगे। ये पुरानी बात है ना, तब तक तो ये टेलीफ़ोन या मोबाइल नहीं थे कि घर जाके आपको मोबाइल पे हम दे देंगे, तो बोले कि हम लेटर लिख देंगे आपको। पहले ही ऐसे ही होता था, एकदम से जवाब नहीं दे पाते थे, तो फ़ोन का नहीं था ना, तो लेटर लिखते थे। और उनके जाने के बाद जो दयाराम थे, एकदम जैसे थक के बैठ जाते हैं वैसे बैठ गए। और उसकी जो पत्नी थी वो भी आकर बैठ गई और कुछ देर उनके चेहरे की तरफ अपने पति के देखती रही। और दयाराम के चेहरे पर जो फीलिंग्स उनको दिख रही थी या चेहरे पर दिखाई दे रहा था, तो उसने पूछ लिया कि क्या लगता है आपको कि इसका रिश्ता हो जाएगा यहाँ? क्योंकि उनको अभी तक कन्फर्म नहीं है, तो आपस में एक-दूसरे से यही पूछेंगे क्या होगा या नहीं? तो अभी वो बोलते कि कह नहीं सकते। अमित तो कहते काफ़ी बातें कर रहे थे, जैसे नॉर्मल बाद में किसी के जाने के बाद होती। तो और बोला कि हमारी तो बेटी सुंदर भी अच्छी लग रही थी और अ, जो मीनू है, वो अभी यहाँ पर बैठी है तो उसको वो बता रही है कि वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसने अभी कहा कि देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए। वैसे यहाँ संयोग होंगे, तो वही होगा कि हमने तो भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, जैसा होगा वैसा हो जाएगा। तो ठीक है, आपस में जो बातें ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है। और इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई और माँ के कहने पर आशा का कुछ चेहरा उतरा हुआ था, परंतु मीनू को इस बात का पता ना चले कि माँ ने डाँटा है, तो उसने मीनू को कुछ नहीं बताया। और आशा मीनू की प्रशंसा करने लगी, उसकी प्रेज़ करने लगी कि तुम तो आज गुलाबी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कहते कि अम, उम, बोला कि मज़ाक मत कर, कहते नहीं मैं तो अच्छी लग रही हूँ। अभी मीनू के मन में भी वही हीन भावना है कि पता नहीं तुझे तो अच्छी लगी,
परंतु क्या पता वो जो आए थे उनको अच्छी लगी या नहीं। तो वो बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं, तुम्हें तो उनको भी तुम अच्छी लगी होगी। और इतना कहकर आपस में बातचीत जब बहनें दोनों कर रही थी, तो वो वहां से चली जाती हैं। यहाँ दूसरे अंक में, दूसरे अध्याय में हमने क्या देखा, लड़के वाले आए हैं और देखकर चले गए हैं, वो बाद में बताएंगे, ये कहने कह के वो वहां से गए हैं। अभी तीसरे अंक में, तीसरा जो जैसे बोलते हैं कि अभी पर्दा खोलेगा तो वहां पे क्या होगा, अभी तीसरे में क्या होता है वो हम देखते हैं कि अमित और मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। दूसरे अंक में हमने देखा कि वो लड़की देख के आए हैं। लड़की कौन है? मीनू है। और जो उन्हें अच्छी भी लगी है, पर जवाब बाद में देंगे कि रिश्ता वो कर रहे हैं या नहीं। जब वो घर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बहुत अमीर आदमी वहां उनका इंतजार कर रहा था। अभी मायाराम जी व धनीमल कुछ समय तक वो बातें करते रहे। अभी धनीमल ने अपनी बेटी का रिश्ता करने की बात कही है यहाँ पर, और लड़की का नाम है सरिता। उन्होंने उनके सामने उसकी फोटो रखी और कहा कि हम शादी में 5 लाख रुपए लगाएंगे। पहले वाले रिश्ते में तो ये बात नहीं हुई ना कि दहेज क्या देंगे या कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी लड़की है उसके पिता पहले ही दहेज का लालच उन्हें दिखाते हैं कि हम 5 लाख रुपए देंगे। अभी माया राम जी दहेज विरोधी थे। जो अमित के पिता हैं वो दहेज लेने देने में अ, वो विरोध करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अभी एक लड़की देख कर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वो उन्हें साफ साफ बोल देते हैं। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वो अपने बेटे को बेच डाले। उसके पांवों में वो बेड़ियां नहीं डालना चाहते थे। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही गई है कि अगर दहेज लेते हैं लड़की वालों से तो समझो कि हम अपना बेटा बेच रहे हैं। ये कहानी पढ़ते हुए हम उनके विचारों को की सराहना करते हैं। और अभी यहाँ तक तो हो गया कि पिता तो मना कर रहे हैं, आगे क्या होता है, कहानी कैसे आगे बढ़ती है। तो माया राम जो है उन्होंने कहा कि धनी राम जी से, मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं और मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। वो और लालच भी देते हैं कि बेटियां हैं मेरी और जो भी मेरा है वो इन्हीं लड़कियों का है। तो यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप जरा सोच लो और मैं कल आकर पता कर लूंगा। क्या लालच दिया उन्होंने, याद रखना है। जब भी एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं तो साथ साथ में वो भी आपको बताती हूँ कि यहाँ वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने पैसा देने का लालच दिया गया। तो हम क्या बोलेंगे? 5 लाख। 5 लाख का लालच दिया ना सरिता के पिता ने। तो साथ में वो इतना बोल के चले जाते हैं कि हम अभी, मैं कल आके इसका मैं आपसे पूछ लूंगा। और जो सरिता थी, जो लड़की उसकी अपनी थी, उसकी फोटो वहां छोड़ गए और सभी बैठ के विचार करने लगे। माता पिता, अमित, उसकी बहन, कि अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी उसके पिताजी बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, क्योंकि उनको तो मीनू पसंद आ गई थी। जो हम दूसरे अंक में देख रहे थे वो पसंद आई हुई है उनको। साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफी गुणवंती लगती है, काफी गुणों से भरी हुई गुणवती है वो। और उसके बातचीत करने का भी ढंग अच्छा है, क्योंकि उसके घर जाके आए हैं और वो उनको, उसका व्यक्तित्व, उसका करेक्टर, उसके पर्सनालिटी उनको पसंद आ रही है।
और माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। अभी यहाँ पर तो दहेज की बात हुई है ना, 5 लाख देंगे। तो वो जो उसकी अमित की माता है, उनको लग रहा है कि नहीं, पैसा आ रहा है ना, दहेज आ रहा है इतना, तो उस तरफ झुक रही है। वह बोली, रंग रूप में तो कम धनीमल जी की भी लड़की नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो, कैसे तीखे नाक नक्श है, और इसके तौर तरीके, आदत का तो साथ रहने पे ही पता चलता है। कि ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि अभी ये अच्छी है या वो अच्छी है, कहते वो तो साथ में जब रहेंगे तभी पता चलेगा। और तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई, और सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रख के देखने लगे। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सी सुंदर है। और बता के सरिता के बाल कटे उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, क्योंकि थोड़ी फैशनेबल थी। और मीनू नाक नक्श में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी, कि वैसे जो स्टाइल था उसके कारण तो अच्छी लग रही थी, पर अगर उसके फीचर्स देखे जाएं तो मीनू के ज्यादा अच्छे थे। यहाँ पे बैठ के परिवार पूरा वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन अच्छा लग रहा है। तो भारी कौन पड़ेगा, ये हम आगे देख ही रहे हैं कि कौन सी लड़की और क्यों पसंद की जाएगी। तभी अमित ने माता जी से प्रश्न किया, माँ, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्योंकि जो इतना दहेज लेके आएगी या इतना करेगी, तो क्या वो तुम्हारे साथ रह लेगी, और क्या हमारे घर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो घुल मिल जाएगी? माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं। वह बोली, बेटे, व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं चलता कि कैसा होगा, और ना तो अभी सरिता के बारे में कह सकते ना मीनू के बारे में, क्योंकि जब व्यवहार उसका कैसा उसका घर पे वो रहती है, उसका तो पता बाद में चलेगा ना। क्योंकि अभी दो उनके पास कंपैरिजन के लिए है, और एक का पलड़ा भारी दिख रहा है दहेज के कारण, और दूसरी सिंपल परिवार से है पर पढ़ी लिखी है। फिर भी माँ, देख लो तुम ही। अभी ये इतनी बात कह के अमित चुप हो जाता है। उसके पिता को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर न रह सके। उनको भी लग रहा था कि अगर इतना दहेज लेके आएगी तो वो तो अकड़ दिखाएगी ना उसके। तो वो दहेज विरोधी भी थे। जब हमने शुरू में पढ़ा कि दहेज विरोधी थे, पर आगे क्या होता है, अमित की माँ ने तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए कि 5 लाख आएगा, उसका क्या क्या करेंगे। उनके तर्कों के आगे मायाराम जी की एक न चली, और एक न चली, उनकी बात नहीं मानी गई। और अंत में ये निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए। सरिता कितना पैसा साथ में ला रही है? 5 लाख। और मीनू के यहाँ मना करने का पत्र लिख दिया जाए, कि जो मीनू वो लड़की देख के आए हैं उसके घर हम बोल देते हैं कि ये हम रिश्ता नहीं कर सकते। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते। मतलब वो अंदर तो वो चल रहा होता है ना कि अभी कैसे मना करें। यहाँ भी उनके दिल में यही चल रहा था कि अभी दिल में था कि अभी मना कैसे किया जाए, मीनू के यहाँ मना कैसे करें, यही सोच रहे थे। तभी माता जी ने अभी यहाँ पे एक वो युक्ति लगाई है, एक तरीका, एक वो लगाया जाएगा कि मीनू की बहन कैसी लगी। मीनू की बहन तो मीनू से ज्यादा सुंदर है ही, पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम यह क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, न कि उसकी बहन का। पिताजी से जब बोला कि कहते कि हम रिश्ता थोड़ी उधर करने गए थे, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो अभी माताजी वो ट्रिक वो बता रही हैं कि तुम समझते नहीं, कल ही ये पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं, आशा से कर। अभी उनको पता था कि वो छोटी है, उसके लिए वो मानेंगे नहीं। तो ये ट्रिक लगाई गई, सीधा मना ना करके ये तरीका अपनाया गया वहां मना करने का। तो पिताजी बोलते कि इससे क्या होगा? तो बोलता, वो बता रहे हैं कि अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी कर देंगे, और रिश्ते तो अपने आप छूट जाएगा फिर। तो अपने को कोई उनको मना नहीं करना पड़ेगा कि अपने आप ही वो हो जाएगा। तो
पर जो अमित के पिता थे उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि किसी तरह किसी लड़की वाले का दिल दुखाया जाए, वहाँ मना किया जाए। पर उनकी पत्नी यानी अमित की माताजी इस बात के लिए तैयार ही नहीं थी कि वहाँ रिश्ता हो, और यहाँ अमित के पिता को मीनू को मना करने के लिए पत्र लिखना ही पड़ा। तो पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे सब नहीं हो पा रहा। अभी हमारी भी बेटी है, उसका क्या नाम है, मधु। कोई हमारे साथ ऐसा करे तो फिर क्या होगा। मतलब वो थोड़ा झिझक झिझक रहे थे, वो मना करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु अमित की माँ ये करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसने सिर हिलाया, कहते कि तुम तो बड़े कोमल दिल के हो, बहुत सॉफ्ट दिल है। तो जब पैसा होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती, अच्छे से अच्छा रिश्ता हो ही जाता है। और जो अमित की माँ वो पिता को उकसाती रही और पत्र लिखने पे मजबूर कर दिया कि जबरदस्ती उनसे लेटर लिखवा दिया, क्या कि वो मीनू के साथ अमित की शादी नहीं करेंगे। पर घुमा के क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे कि दूसरी लड़की की शादी के लिए बोलेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो मना हो जाएगा। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि उनसे ना जैसे जबरदस्ती करवाया गया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा गलती हो गई है, अपराध हो गया है। तो वो बहुत मतलब भरे हुए मन से ये कार्य कर रहे थे, और जो पत्र लड़की वालों को मिलने वाला था, उस दर्द को वो महसूस कर रहे थे कि हम ऐसा क्यों करें। पर परिवार के स्पेशली उनकी पत्नी ने जब बहुत जोर दिया, तो उन्होंने मीनू के पिताजी को पत्र लिख दिया कि हम छोटी लड़की, क्या नाम है उसका, आशा, उसके साथ शादी करने को तैयार हैं, पर मीनू के साथ नहीं। आगे क्या होता है वो हम उसके अंक 4 में देखेंगे, और जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। तब तक जितना हमने पढ़ा है उसके चरित्र और उसके ऊपर प्रश्न आप अपने आप से पूछते हुए आगे बढ़ें। दूसरे वीडियो में हम अंक 4 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।